मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारी पॉलिटिकल चल रही है, तो आज हम पॉलिटिकल का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल का 5th चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो देखिए बेटा, इस 5th चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। इसके अंदर क्या हमें पढ़ना है कि जो कांग्रेस प्रणाली थी, हम उसके बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और उनके सामने, कांग्रेस के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई थी और किस प्रकार से कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई थी, फिर से स्थापना हुई थी। यानी कि बीच में एक बार कांग्रेस ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर से वो स्थापना उसकी हो गई थी। तो किन किन चुनौतियों का, इन सारी चीज़ों के बीच में कौन कौन सी चुनौतियां कांग्रेस के सामने आई थी, तो वो सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट ना रहे। और आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं, आप वीडियो को पॉज करके, इसे रोककर आप उन पॉइंट्स को नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो देखिए ये जो डायग्राम है इसको समझिए। देखो इस डायग्राम के अंदर क्या समझाया गया है, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय कांग्रेस का जो सिंबल था वो क्या था, 2 बैलों की जोड़ी, उसे सिंबल दिया गया था। तो देखिए इसके अंदर क्या दिखाया गया है, जो कांग्रेस के मतलब पूरे 22 सालों के, मतलब जब 22 साल जो कांग्रेस ने राज किया, तो उन 22 सालों का पूरा ये इसमें दिखाया गया है कि 22 साल के अंदर कांग्रेस के साथ क्या क्या परिवर्तन हुए थे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं। तो इसको देखो ध्यान से समझना, इसको, इस पॉइंट के अंदर देखो क्या बताया गया। तो सबसे फर्स्ट क्या दिखाया, देखिए इस वाले पॉइंट के अंदर देखिए क्या बताया गया। ये क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल जब कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, तो उस समय देखिए जो दोनों बैल हैं बहुत ही खुश हैं, दिखाई दे रहा है, दोनों बैल बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं। ओके, अब धीरे धीरे करके क्या होता है, जब 9 साल हो जाते हैं, मतलब कांग्रेस को जब अपनी सत्ता चलाते हुए 9 साल, देखिए दिखाई दे रहा है आपको 9 ईयर, जब 9 साल हो जाते हैं, तो देखिए जो ये बैल है, इन दोनों का जो फेस है वो बिल्कुल परिवर्तित हो गया, यानी कि ये गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, दोनों बैल गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जब ये 17 ईयर्स, ये 17 साल का दिखाया गया है, 17 साल के अंदर देखिए क्या होता है कि जो दोनों बैल हैं जो अब तक इतने खुश थे, साथ साथ चल रहे थे, दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं, यानी कि एक का फेस इधर है और दूसरे का फेस इधर है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं, एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। इसके बाद जब 22वां साल चलता है, जब 22 साल हो जाते हैं कांग्रेस को, तो उसके अंदर देखिए क्या दिखाया गया है, दोनों बैल आपस में एक दूसरे के सामने अड़कर खड़े हो गए हैं और ये एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो ये दिखाई दे रहा है, एक बैल इधर है और एक बैल इधर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। आपको ये डायग्राम देखकर आपसे यही पूछा जाएगा कि इस डायग्राम के थ्रू क्या बताने की कोशिश की गई है। तो आपको ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है बेटा, वो उनको अच्छे से समझना है ताकि आपके हर प्रकार के डाउट्स क्लियर हो सकें। अब देखिए बेटा, इसके अंदर जो मैंने आपको अभी बताया है वो सारा इसी में यही लिखा हुआ है। देखिए इस बॉक्स के अंदर, ये जो ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर ये सारी बातें लिखी गई हैं जो अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया। देखिए मैं इसको आपको पढ़ के सुना रही हूँ। आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था। इस प्रसिद्ध कार्टून में कांग्रेस के अंदर आए बदलावों को दर्शाया गया है। कार्टून में दिखाया गया है कि आज़ादी के 22 वर्ष गुजरते गुजरते कांग्रेस किस कदर फूट का शिकार हो गई थी, यानी कि जो दोनों बैल हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, यानी कि लड़ने को तैयार हो गए थे। तो ऐसा क्या हुआ, किस वजह से ये सारी चीज़ें सामने आई थी, तो वो हम सब कुछ इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। एक एक पॉइंट को बेटा आपको ध्यान से सुनना है ताकि आपको आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो सकें। जल्दबाजी नहीं करनी, हम इसको आराम से करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए इसके अंदर हमने जो 4th चैप्टर के अंदर हमने कहाँ तक पढ़ा था, मैंने आपको बताया था बेटा कि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, जिस समय हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1964 के अंदर, 1964 के अंदर क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। वो 1 साल तक बीमार रहते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद अब भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई थी। वो क्या समस्या थी कि अब हमारे देश के जो अगले प्रधानमंत्री हैं वो किसे चुना जाए, क्योंकि उस समय कांग्रेस को कोई ऐसा नेता नहीं लग रहा था कि जिसको क्या है इस प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सके। लेकिन फिर भी जो कांग्रेस थी उसने क्या है इस चीज़ का हल निकाल लिया था, इस समस्या का हल निकाल लिया
और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो इसमें सारे पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। देखिए, फर्स्ट, नेहरू के बाद राजनीति ने क्या करवट ली, विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नई कांग्रेस किस तरह चुनौती से उभरी, कैसे नई नीति और विचारों ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्वापसी की। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट न रहे। तो देखिए बेटा, इसके अंदर किस टाइप की बातें बताई गई हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस करने हैं ताकि आपके किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट न रहे। तो देखिए बेटा, इसके अंदर इसमें क्या बताया गया, इसमें स्टार्टिंग से देखिए, फर्स्ट हेडिंग है हमारी राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। तो इसके अंदर क्या बताया गया, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, मतलब उत्तराधिकार यानी कि अब राजनीति के अंदर नेहरू जी की मृत्यु के बाद अब राजनीति को कौन संभालेगा, उसका उत्तराधिकार कौन होगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था कि कौन अब राजनीति को संभालेगा। तो देखिए, 1964 की मई में नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, जो 1 साल से ज़्यादा से बीमार चल रहे थे। अब नेहरू जी की मृत्यु के बाद अब देश में एक ऐसा माहौल हो गया था कि जितने भी देशवासी थे, सबके जुबान के ऊपर एक ही बात थी कि अब अगला प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, कौन नेहरू जी के बाद अब कौन हमारी देश की सत्ता को संभालेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे, वो बहुत सारे क्वेश्चंस सभी के सामने आ रहे थे। तो उन क्वेश्चंस का बहुत सारी कठिनाइयां सामने आकर खड़ी हो गई थी कि किस प्रकार से अब हमारे देश की सत्ता को कौन संभालेगा, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये सारी समस्याएं खड़ी हो गई थी। तो इसके इन सारी समस्याओं के लिए जो 1960 का जो दशक था, 1960 के दशक को क्या कहा गया था बेटा, खतरनाक दशक कहा गया था, जो डेंजरस पीरियड कहा गया था। इसे क्यों कहा गया था, क्योंकि उस समय चारों तरफ क्या है, गरीबी थी, गैर बराबरी यानी कि छुआछूत की भावना थी, सांप्रदायिक भावना थी, क्षेत्रों का विभाजन हो गया था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो जिसकी वजह से क्या है, पूरा भारत बिखर गया था। इतनी सारी समस्याओं के सामने अब ये एक और समस्या आकर खड़ी हो गई थी कि नेहरू की मृत्यु के बाद अब देश का अगला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाए। तो उस समय जब नेहरू जी की मृत्यु हुई, तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए किसको चुना गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया था। तो ये देखिए, नेहरू के बाद कौन आए थे, शास्त्री जी आए थे। अब जो नेहरू के बाद, क्योंकि जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने क्या है, नेहरू जी के समय के अंदर उन्होंने मंत्री के पद पर कार्य किया था। जो लाल बहादुर शास्त्री थे, वो उस समय सभी ने पाया कि लाल बहादुर शास्त्री के अंदर क्या है, कुछ बात है जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को आगे संभाल सकते हैं। तो इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अब देखिए इसके बाद क्या होता है बेटा, कुछ ऐसी बातें थी जो लाल बहादुर शास्त्री जी के अंदर दिखाई दी थी कि ऐसा क्या हुआ था कि लाल बहादुर शास्त्री को ही चुना गया था, क्योंकि जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनके अंदर कुछ खूबियाँ थी। तो जो शास्त्री थे वो अपनी सादगी, सिद्धांत, निष्ठा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार क्या होता है, जब वो रेल की दुर्घटना हो जाती है, तो उस समय क्या है, वो रेल मंत्री के पद पर कार्य कर रहे थे। तो उनके मंत्री पद पर रहते रहते क्या रेल दुर्घटना हो जाती है, तो जिसका वजह से क्या है, वो अपने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो यानी कि इससे क्या पता चलता है कि जो नेहरू जी थे, वो जो लाल बहादुर शास्त्री थे, वो अपने पद के लिए कर्तव्यनिष्ठ थे और वो बहुत ही मतलब अपने पद को पर रहते हुए बहुत ही निष्ठा के साथ कार्य करते थे। और जो कांग्रेस दल की तरफ से जो लाल बहादुर शास्त्री थे, वो कैसे चुने गए थे, निर्विरोध नेता के रूप में उन्हें चुना गया था। लेकिन क्या होता है, लेकिन 1964 से 1966 यानी कि सिर्फ 2 साल ही देश का प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करते हैं और उसके बाद क्या होता है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। 1964 से 66 तक वह देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। इतने कम समय के अंदर अब उनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। 2 चुनौतियां क्या क्या थी, एक तो क्या था, भारत के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा आर्थिक कठिनाइयाँ आ गई, यानी जो हमारा देश था वो गरीबी के कगार पर आकर खड़ा हो गया था। और दूसरा क्या था, मानसून की असफलता। ये 2 बड़ी समस्याएं उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में आकर खड़ी हो गई थी। तो ये बेटा हमने 4th चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि देश के अंदर जो आर्थिक कठिनाइयाँ थी वो किस वजह से आ गई, देश गरीब हो गया था।
कैसे हो गया था, एक तो चाइना का युद्ध हुआ था, भारत चाइना का युद्ध हुआ था, और एक पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो देश था, देश के अंदर जितनी भी सेना थी, जितना भी धन था, वो सब कुछ क्या मतलब सारा पैसा वगैरह, सारे हथियार औजार औजार सब कुछ उस पर लगा दिए गए थे। तो इस वजह से क्या हुआ था कि जो हमारा देश था वो निर्धन हो गया था। अब हमारे देश के पास कुछ भी नहीं बचा था। इसी बीच क्या होता है बेटा, बिहार के अंदर क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। वहाँ पर सूखा पड़ने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे सूखे का सबसे ज़्यादा असर किस पर आएगा, कृषि के ऊपर आएगा, फसलों के ऊपर आएगा। अब कृषि पर असर आने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर फसल का उत्पादन नहीं हो पाया, और फसल नहीं होने की वजह से क्या हुआ, खाद्यान्न की समस्या आ गई। तो सबसे बड़ी जो समस्या आई थी उस समय खाद्यान्न, यानी कि खाने के लिए अनाज नहीं था। चारों तरफ त्राही त्राही हो गई थी, लोग भूखे मर रहे थे, बच्चे भूखे मर रहे थे। तो ये दो मेन समस्या लाल बहादुर शास्त्री के सामने आकर खड़ी हो गई थी। इसके अंदर देखिए दिखाया गया खाद्यान्न की गंभीर समस्या आ गई थी। मतलब और इसी बीच क्या होता है, 1965 के अंदर पाकिस्तान के साथ युद्ध भी होता है। तो पाकिस्तान के साथ युद्ध होने की वजह से एक तो पहले ही भारत क्या था, गरीब था, उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। और इस बीच क्या होता है, पाकिस्तान के साथ युद्ध भी करना उसे पड़ता है। तो ये पाकिस्तान के साथ जो युद्ध होता है, तो वो ये इसके बारे में आपने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया भी था। तो इसी बीच देखिए बेटा, जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने क्या दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अब क्यों दिया था, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए जवान, जवान किसके लिए कहा गया है, जो हमारे देश की आर्मी थी, सोल्जर्स थे। और किसान यानी कि जो हमारे अन्नदाता थे। तो उस समय दो चीज़ें ही सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या बनकर आ रही थी। एक तो हम पाकिस्तान क्या है, हमारे देश के साथ युद्ध कर रहा था। अब उस युद्ध की कंडीशन के अंदर हमें किसकी ज़रूरत थी, इंडियन आर्मी की ज़रूरत थी, सोल्जर्स की ज़रूरत थी। तो जो जवान थे, वो जो पूरा देश था, उनकी नज़र या तो जवानों के ऊपर टिकी हुई थी या किसके ऊपर, किसानों के ऊपर। क्योंकि अगर जवान और किसान सही रहेंगे तो ही हमारा देश उन्नति कर पाएगा। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे ये वाला क्वेश्चन कई बार आया भी है एग्जाम में कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आपको याद रखना है बेटा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब आगे देखिए, प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री जी ने बहुत कम दिनों तक कार्य किया, और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद का जो समझौता हुआ था उसके अंदर उनकी डेथ हो गई थी। बेटा ताशकंद का जो समझौता था वो मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर, 4th चैप्टर मैंने आपको बताया भी था। देखिए ताशकंद का समझौता क्या था, 1965 के अंदर जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। और उस समय उसके जो पाकिस्तान थे, पाकिस्तान के यहाँ से कौन गया था, मोहम्मद अयूब खान थे। उस समय पाकिस्तान के कौन थे, मोहम्मद अयूब खान थे। तो इन दोनों के बीच में समझौता करवाने के लिए, यानी कि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई छिड़ गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उनके बीच में समझौता करवाने के लिए उस समय क्या था, जो ताशकंद था, ताशकंद कहाँ का, सोवियत संघ का एक वो एक एरिया था। तो उस जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ताशकंद क्या, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो इस सिलसिले में, यानी कि युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब खान को, और भारत से कौन गया था, भारत से कौन गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को, इन दोनों को क्या है, समझौता करवाने के लिए, इन दोनों से समझौता करवाने के लिए इनको कहाँ भेजा गया, ताशकंद गए थे। और वहाँ जाने पर के बाद क्या हुआ बेटा, 10 जनवरी 1966 को जो लाल बहादुर शास्त्री थे वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु का जो कारण था वो आज तक नहीं पता चल पाया है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, उन्हें क्या हुआ था, अचानक ही उनकी वहाँ जाकर डेथ हो गई थी। तो अब ये फिर से देखिए बेटा, वही समस्या सामने आकर खड़ी हो गई जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद थी, कि अब जो शास्त्री जी थे उनकी भी डेथ हो गई थी। अब उनकी डेथ होने के बाद फिर से वही समस्या आ गई कि अब देश का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। अब फिर से वही समस्या आ गई कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने। लोगों के सभी के दिमाग में क्या, यही संकट, यही चिंता हो गई थी कि अब क्या करें, कि अब आगे किसको मंत्री बनाया जाए। तो इस बीच देखिए बेटा क्या होता है, तो जो इस बीच ही जब ये इसकी
जब इसकी लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद फिर से वही समस्या आ गई थी। अब शास्त्री जी के बाद किसको बनाया गया था? शास्त्री जी के बाद अब इंदिरा गांधी को देश की प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो उस समय देखिए जो दो लोग थे वो किसके लिए आए थे? प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए आए थे। उसमें एक तो इंदिरा गांधी थी, एक मोरारजी देसाई थे। तो ये दोनों ही क्या है, कांग्रेस की पार्टी से थे, और दोनों को ही क्या है, इन दोनों के लिए उस समय क्या किया गया बेटा? गुप्त मतदान करवाए गए थे। और गुप्त मतदान के अंदर जो इंदिरा गांधी थी उनकी विजय हुई थी और इंदिरा गांधी जीत गई थी। तो इंदिरा गांधी को जीतने के पीछे एक पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था। उस पार्टी को सिंडिकेट कहा गया है। देखिए सिंडिकेट क्या होता है बेटा, इसके अंदर आपकी बुक में आया भी आगे, अभी मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको वैसे थोड़ा सा बता रही हूँ। सिंडिकेट देखिए क्या है। सिंडिकेट बेटा उस समय कांग्रेस जो पार्टी थी उसके जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे उनका जो पूरा एक ग्रुप था उसे सिंडिकेट कहा गया था। तो जो सिंडिकेट के उस समय जो जो बड़े बड़े नेता थे उसके अंदर एक कामराज का नाम भी आता है। तो जो कामराज थे उनका पूरा पूरा हाथ था इंदिरा गांधी को जितवाने में, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, अपना ही स्वार्थ देखा था। तो देखिए उनका क्या स्वार्थ था, वो उन्होंने किस वजह से इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने क्या सोचा कि ये एक औरत है, ये एक लेडी है, और लेडी कभी भी अकेले कोई कार्य नहीं कर सकती। इन्हें क्या है, हर तरह के कार्य के लिए हमारे पास ही आना पड़ेगा, हमारी हेल्प लेने के लिए ही आना पड़ेगा। और यही सोच कर क्या है, इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी को जितवाया ताकि इंदिरा गांधी का वो पूरा पूरा फायदा उठा सके। अब देखिए शास्त्री जी के बाद कौन आया, देश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन आया था? इंदिरा गांधी। शास्त्री जी के बाद देश में कौन आई? इंदिरा गांधी आई थी। इनकी मृत्यु के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना था? इंदिरा गांधी बनी थी। अब इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो ये उस समय ये देखिए मैंने आपको बताया था मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच क्या था, कड़ा मुकाबला हो रहा था। लेकिन इनके बीच में जब ये चुनाव करवाया गया तो ये कौन जीत गई थी? जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी उस समय जीत गई थी, क्योंकि वो पहले भी कांग्रेस के पद पर कार्य कर चुकी थी। और इसके अलावा कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान करवाया था और इसके अंदर क्या मोरारजी देसाई को हरा दिया गया था। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया था। यानी कि जो इंदिरा गांधी थी वो जीत गई थी और वो अब देश की प्रधानमंत्री बन गई थी। अब आगे देखिए बेटा, अब देखिए कोई भी जब नई पार्टी आती है तो उसे अपने पद के ऊपर जमने में कुछ मतलब समय लगता है, अपने आप को वहाँ पे सही तरीके से जमाने के अंदर, मतलब अपने आप का अपना रोल सही तरीके से निभाने में उसे कुछ समय लगता है। तो वैसे तो इंदिरा गांधी क्या है, काफ़ी लंबे समय से राजनीति में थी, लेकिन फिर भी जब किसी नए पद पर आते हैं, नई पोस्ट पर आते हैं, तो वहाँ पर उन्हें थोड़ा सा समय लगता है। तो और उसके अलावा वो क्या, लाल बहादुर शास्त्री के समय में भी उन्होंने मंत्री के पद पर कार्य किया था। तो ये वही बात आ गई थी जो मैंने आपको भी बताई थी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक तौर पर राजनीतिक मामलों खास अनुभव न होने के कारण, यानी कि उनका खास अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से क्या है वो जो इंदिरा गांधी वो पूरी तरह से किस पर निर्भर रहेंगी, जो कि सिंडिकेट की पार्टी है वो उसके ऊपर निर्भर रहेगी। और इसी वजह से उन्होंने क्या है इंदिरा गांधी को जितवाया था ताकि इंदिरा गांधी का वो पूरा फ़ायदा उठा सके। अब जो इंदिरा गांधी थी उनसे रिलेटेड देखिए क्या क्या पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। तो इंदिरा गांधी के से रिलेटेड देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको ध्यान से सुनना। देखिए 1966 से 1977 तक ये 2 बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी। तो ध्यान से देखो इसको, ये आपकी हेडिंग भी है पुनर्स्थापना, यानी कि एक बार बीच में ये प्रधानमंत्री के पद से हट गई थी, उसके बाद फिर से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो देखिए क्या 1966 से 1966 से 1967, एक बार तो 10 साल तक इन्होंने यहाँ पर राज किया। उसके बाद 1980 से 1984, उसके बाद ये 5 साल इन्होंने यहाँ पर काम किया था। तो 2 बार ये इंदिरा गांधी क्या 2 बार भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। और ये युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। 64 से 66 में शास्त्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री, यानी जिस समय लाल बहादुर शास्त्री का समय चल रहा था उस समय ये केंद्रीय मंत्री के पद पर रही थी। 1967 से 71 और 1980 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में इन्होंने विजयी बनाया था। इसके अलावा इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। ये बेटा एक और इम्पोर्टेंट नारा आ गया, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था।
1971 का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर जीत का जो श्रेय था वो प्रिंसिपल्स की समाप्ति उसमें हो गई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इन्होंने। आणविक परीक्षण यानी कि अणुओं का परीक्षण किया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। और जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी ये। और इसके अलावा 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनकी हत्या कर दी गई, यानी उन्हें गोली मार दी गई थी, उन्हें मार दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा किससे रिलेटेड है, ये इंदिरा गांधी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए बेटा। इसके अलावा आप देखिए, ये इसमें देखिए पिक्चर दिखाई गई है आपको, ये उस समय की पिक्चर है, ये इंदिरा गांधी है, ये उस समय की ये पिक्चर दिखाई गई। इस देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई थी। इंदिरा गांधी के सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ खड़ी हो गई थी। तो इंदिरा गांधी के लिए सचमुच स्थितियाँ बहुत कठिन रही हों, क्योंकि उस समय क्या था बेटा, पुरुष प्रधान देश था। और ऐसे माहौल के अंदर अकेली जो लेडी थी, अकेली महिला थी, वो वहाँ पर आकर कार्य कर रही थी। उसके सामने बहुत सारी चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। तो इंदिरा गांधी के समय जब वो देश की प्रधानमंत्री बनी, तो उस समय उनके सामने देखिए क्या क्या समस्याएं आई थी। तो सबसे मेन समस्या तो वही थी, आर्थिक संकट। ये तो क्या है, शास्त्री जी के समय से चलता आ रहा था। मतलब देश गरीब था, गरीबी उन सबके सामने आ रही थी। मानसून की असफलता इनके सामने भी वही आ रही थी। सूखा पड़ गया था, खाने की समस्या आ गई थी। औद्योगिक उत्पादन बंद हो रहा था। इसके अलावा सैन्य पद, यानी कि जो सैनिकों का जो बार बार युद्ध हो रहे थे, तो सैनिकों के ऊपर जो खर्च हो रहा था वो बहुत अधिक, उसके ऊपर खर्चा पैसा लगाया जा रहा था। तो ये सारी समस्याएं किसके सामने, इंदिरा गांधी के सामने आ गई थी। एक और इम्पोर्टेंट समस्या आई थी, एक और समस्या क्या आई थी उस समय कि देखिए, जब ये सारी समस्याएं आ रही थी तो उस समय जो अमीर देश था वो कौन था, शक्तिशाली देश था अमेरिका। तो इंदिरा गांधी ने क्या, अमेरिका से सहायता मांगी। तो जो अमेरिका था उसने क्या है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और इसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने क्या किया, हमारे भारत के अंदर जो रुपया चलता था, हमारी जो मुद्रा थी रुपया, उसका अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन क्या होता है बेटा, उसकी जो कीमत थी उसे घटा दिया। तो उस समय पहले क्या था, जो 1 रुपया था उसकी जो कीमत थी, $1 सॉरी, अमेरिका का जो $1 था उसकी कीमत भारत में 5 रुपये के बराबर थी। लेकिन वो 5 रुपये से जो कीमत थी वो बढ़ाकर क्या कर दी गई थी, 7 रुपये कर दी गई थी। ये किस समय हुआ था, ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंदर ही हुआ था। तो ये समझ में आया, ये आपकी आगे बुक में आएगा बेटा, ये मैंने आपको भी थोड़ी सी हेडिंग बताई है। अब आगे देखिए बेटा, जो चौथा आम चुनाव हुआ था 1967 का जो चुनाव हुआ था, वो उसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो भारत के जो राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जो 1967 का जो साल था, ये उसे बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। और 1952 के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा बन गया था। तो इसके 1967 के जो चुनाव हुए थे, इससे क्या, इसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए थे। तो क्या परिवर्तन आए थे वो देखिए, कौन कौन से परिवर्तन इसके अंदर आए थे। तो चुनाव के संदर्भ में देखिए बेटा, चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बहुत बड़े बदलाव हो चुके थे। चौथा आम चुनाव हो रहा था 1967 का। 2 प्रधानमंत्री की जल्दी जल्दी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो नया प्रधानमंत्री यानी जो इंदिरा गांधी आई थी, उन्हें अभी आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, तो उनके सामने क्या है, ये सारी समस्याएं आकर खड़ी हो गई थी। तो इस समस्या के अंदर क्या है, बहुत सारी समस्या जो मैंने आपको अभी बताई हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, आपकी बुक में भी दे रखी है बेटा। ये मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्यान्न संकट, विदेशी मुद्रा में कमी, वो अभी मैंने बताया था ना, उसकी जो डॉलर की कीमत थी वो बढ़ाकर कितनी गई कर दी गई थी, 5 से बढ़ाकर 7 रुपये कर दी गई थी। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट आ गई थी। सैन्य यानी कि सैनिकों के ऊपर बहुत भारी खर्चा हो रहा था। तो ये सारी समस्याएं क्या है, किस समय, जो इंदिरा गांधी का शासनकाल था उस समय आ रही थी। तो देखिए ये वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये से बढ़ाकर क्या कर दी गई थी, 7 रुपये कर दी गई थी। तो इस समय क्या है, जो हमारा भारत था बहुत ही ज़्यादा आर्थिक जो संकट था उसके सामने आ रहा था। हर तरफ क्या है, भूखमरी फैली हुई थी, बच्चे भूख से मर रहे थे, त्राही हो रही थी, चारों तरफ गरीबी फैली हुई थी। तो ऐसे समय के अंदर जो ये इंदिरा गांधी थी, इनके सामने
सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, तो इन्होंने लेकिन क्या है बहुत ही समझदारी से काम लिया। बहुत सारी समस्याओं के आने के ये नहीं है कि एकदम से घबरा गई, इन्होंने बहुत ताकत के साथ, शक्ति के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ इन्होंने कार्य किया। और लेकिन जो ये पार्टी जो सोचकर बैठी थी, जो सिंडिकेट पार्टी थी कि है ना, जो इंदिरा गांधी है वो हमारे ऊपर निर्भर रहेगी, हमारी सहायता के बिना वो कोई कार्य नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने जो कुछ भी किया वो अपने लेवल के ऊपर किया। उन्होंने उस समय क्या हुआ, हिंदू मुसलमान के दंगे भी बहुत ज़्यादा हुए थे उस समय के अंदर। जो हिंदू मुसलमान थे, हिंदुओं के अंदर, मुसलमानों के अंदर क्या हो गया था बेटा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो गए थे। आज़ादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे कभी भी नहीं हुए थे जितने इस समय के बीच में हुए थे। तो कहने का अभिप्राय है बहुत सारी समस्याएं इंदिरा गांधी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। तो इसी समय के अंदर बेटा देखिए गैर कांग्रेसवाद की स्थापना, गैर कांग्रेसवाद आया था। जो गैर कांग्रेसवाद था वो क्या था, देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, मतलब आपको इजी लैंग्वेज में बता रही ताकि आपको समझ में आ जाए। गैर कांग्रेसवाद का जो कॉन्सेप्ट आया था किसकी तरफ से आया था, राम मनोहर लोहिया। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। गैर कांग्रेसवाद, राम मनोहर लोहिया ने सभी विपक्षी जो दल थे उनको साथ आने के लिए कहा। कहने का अभिप्राय है कि एक तो दल देखिए बेटा कांग्रेस का था और एक होता है उसका विपक्षी दल, यानी कि उसके अगेंस्ट जो खड़ा है। तो जो जितने भी विपक्षी दल थे उस समय, बहुत सारे विपक्षी दल बन गए थे और सभी दल आपस में मिलकर क्या है, उन्होंने कहा कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक है और जो गरीब के हितों के खिलाफ है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि इसलिए विपक्षी दलों को एक साथ आना पड़ेगा। जब सारे विपक्षी दल एक साथ आ जाएंगे तो क्या है, उनकी एक नया अलग से ग्रुप बन जाएगा। उस नए ग्रुप को क्या कहा गया था, गैर कांग्रेसवादी कहा गया था। तो ये देखिए आपकी इसमें दिया भी गया है, ये देखिए यहाँ से दिया गया। ये बेटा देखिए राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी नेता थे, गंभीर इस रणनीति को गैर कांग्रेसवादी का नाम दिया। उन्होंने क्या कहा, गैर कांग्रेसवादी के पक्ष में अपने तर्क देते हुए कहा कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक, गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, यानी कि वो गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना बहुत जरूरी ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। तो ये था बेटा गैर कांग्रेसवाद। आगे देखिए अब नेक्स्ट आता है चुनाव का जनादेश। अब जो चुनाव हुआ था, ये राम मनोहर लोहिया के बारे में बताया गया। जो चुनाव हुआ था उसके अंदर देखिए चारों तरफ क्या था, असंतोष फैला हुआ था। चारों तरफ क्या है, मतलब ऐसा माहौल बना हुआ था, कोई भी संतुष्ट नहीं था, कोई भी खुश नहीं था, चारों तरफ गरीबी फैली हुई थी। तो उस समय के जो उसको क्या दिया गया था, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी। राजनीतिक भूकंप देखिए ये दिया गया है। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी थी। कांग्रेस को जैसे जैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया, लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत और सीटों की संख्या में भारी गिरावट आ गई थी। यानी कि अब से पहले कांग्रेस को न तो कभी इतने कम वोट मिले थे और न ही इतने कम सीट मिली थी। यानी जो ये चुनाव 1967 का जो चुनाव हुआ था उसके अंदर क्या है, कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ी थी। तो इसकी वजह से कांग्रेस को बहुत ही कम वोट मिले थे। तो जो 1967 का जो चुनाव था वो उसका क्या परिणाम आया था, देखिए मैं आपको बता रही हूँ बेटा। इसके अंदर सबसे पहली बार ऐसा हुआ था 1967 का जो चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस को बहुत ही कम वोट मिले थे। और जो कांग्रेस थी वो 7+2 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई थी बेटा। इसमें 7+2 यानी कि 9 राज्य ऐसे थे जिसमें कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी। इसमें 7+2 क्यों बोला गया है, 7 इसलिए बोला गया, 7 राज्यों में तो बिल्कुल भी इसे एक भी वोट प्राप्त नहीं हुआ था। 2 राज्य में क्या हुआ था, दल बदल की वजह से, दल बदल जो आगे आपका आएगा, दल बदल क्या होता है, दल बदल की सरकार की वजह से क्या वहाँ पर से कांग्रेस को हटा दिया गया था। तो इस प्रकार से 9 राज्य ऐसे थे जहाँ पर कांग्रेस का बिल्कुल भी कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिली थी, वहाँ से कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई थी। और इसी वजह से इसे क्या राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी, राजनीतिक भूकंप इसे कहा गया था। तो उस समय इसके अलावा कांग्रेस जो बड़े बड़े जो नेता थे वो भी क्या चुनाव हार गए थे। जैसे तमिलनाडु से ये कामराज थे, महाराष्ट्र के SK पाटिल थे, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष थे और बिहार से KB शाह थे। और ये सारे क्या है उस समय हार गए थे। कौन कौन से राज्यों के अंदर सरकार नहीं बनी थी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरला। ये सारे राज्य ऐसे थे जहाँ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिले थे। यहाँ तक समझ में आया बेटा। और इसके अलावा ये देखिए ये रहा है, तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से SK पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार के KB शाह, जो बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे, इन्हें भी क्या है मुंह की खानी पड़ी थी, यानी कि ये हार गए थे।
आगे देखिए बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसको ध्यान से देखना बेटा, तभी आपको ये समझ। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, जो विधानसभा चुनाव था उसका क्या परिणाम हुआ। तो 1967 के अंदर तो 9 राज्य ऐसे थे जहाँ पर बिल्कुल भी कांग्रेस को मत नहीं मिले थे, मतलब वोट नहीं मिले थे। ये सारे जो इस आपने मैप के अंदर दिखाए गए हैं, यहाँ पर क्या है, कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिल पाई थी। और उस समय क्या हुआ था बेटा, तमिलनाडु में पहली बार एक क्षेत्रीय पार्टी, एक मतलब लोकल पार्टी थी जिसे सबसे ज़्यादा बहुमत मिले थे, और वो कौन सी पार्टी थी, डीएमके। डीएमके की पार्टी थी। डीएमके का पूरा नाम देखिए बेटा क्या है, डीएमके का पूरा नाम है द्रविड़ मुनेत्र कंटगम। द्रविड़ मुनेत्र कंटगम, जिसे डीएमके कहा गया था, डीएमके। ये कहाँ की थी बेटा, ये डीएमके थी, तमिलनाडु की। और ये क्षेत्रीय पार्टी थी और जिसको पूरी तरह से बहुमत मिला था, यानी कि कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और इस पार्टी ने, जो डीएमके की पार्टी है, क्योंकि देखिए बेटा साउथ की थी तो वहाँ पर क्या है, तमिल लैंग्वेज ज़्यादा चलती है, और डीएमके की पार्टी ने क्या, राजभाषा, हिंदी को जो राजभाषा के रूप में थी उसका विरोध किया था। और ये क्वेश्चन कई बार आया भी है कि कौन सी पार्टी थी और वो किस राज्य से थी जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में उसका विरोध किया था। तो कौन सी पार्टी थी, डीएमके की पार्टी थी, जो कहाँ से थी, तमिलनाडु से थी, क्योंकि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है, तमिल है। तो इस वजह से उन्होंने क्या है, हिंदी को राजभाषा के रूप में जो घोषित किया गया था उसका विरोध किया था। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर सारी पॉइंट्स इसमें आपके बताए गए हैं कि बेटा किस वजह से, देखिए आपके ये बताए कौन कौन से एरियाज थे, कौन कौन से स्टेट थे जहाँ पर सरकार नहीं बन पाई थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। यहाँ पर क्या है बेटा, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। तो ये मैं हाफ चैप्टर बेटा आज आपका पूरा हो गया है। बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, आज हमने कहाँ तक कर लिया बेटा, इसका यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर गठबंधन से भी इसको पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से आपको समझना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। और आई होप जब आप इसको 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर बेटा आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।